नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपल अग्रवाल, न्यासी हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आज विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 के अवसर पर आयोजित संवाद थैलेसीमिया एंड होम्योपैथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, थैलेसीमिया एक वंशानुगत एनीमिया है जो कि हीमोग्लोबिन उत्पादन में दोषों के कारण उत्पन्न होता है और दुनिया में सबसे ज्यादा आनुवांशिक विकारों में एक है। आज थैलेसीमिया के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार राणा जी, जो कि एक जाने माने होम्योपैथी डॉक्टर हैं और राणा होम्यो क्लिनिक के ओनर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस संवाद में। इस संवाद को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि थैलेसीमिया क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें माता पिता से बच्चों में फैलने का सबसे बड़ा डर होता है। अच्छा। ये लगभग 2 प्रकार का होता है, इसमें अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया जो मोस्टली जाना जाता है, लेकिन बीटा थैलेसीमिया में भी इसमें 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा। जिसमें बीटा थैलेसीमिया माइनर और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और बीटा थैलेसीमिया मेजर है। जो सबसे सीवियर स्टेज होती है थैलेसीमिया के मामले में, जो बीटा थैलेसीमिया सीवियर होती है, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कितने दिनों में जरूरत होती है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की? इसमें हर महीने एक बार कम से कम जरूरत पड़ती है। एक महीने में एक बार। और ये अगर अल्फा होता है तो? अल्फा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत इतनी नहीं होती है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि मेडिसिन और उसकी रिलेटेड थेरेपी से काम चल जाता है। लेकिन जब बीटा होता है तो उसमें तो हाँ, बीटा में भी जो मेजर होता है वो सबसे ज्यादा सीवियर स्टेज होता है। अच्छा। ये उसमें ट्रांसफ्यूजन की जरूरत मस्ट है, मतलब जरूरी ही है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी जो बीटा जो सीवियर के मरीज हैं तो वो कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए, सर्वाइवल रेट इनका कम है। अच्छा। अक्सर ये बच्चों में ही डिटेक्ट हो जाता है, 2 साल के अंदर के बच्चों में, और उसके बाद जो होता है ट्रांसफ्यूजन होता रहता है, लेकिन इनका सर्वाइवल रेट बहुत कम है। अच्छा। और मोस्टली एशिया और अफ्रीका देशों में इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर में पाई जाती है। तो थैलेसीमिया के प्रमुख लक्षण क्या हैं? हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे बच्चे में या किसी एडल्ट में थैलेसीमिया जो है वो प्रवेश कर चुका है? देखिए, थैलेसीमिया एक अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा। और ज्यादातर ये होता है कि इनमें कमजोरी लगने लगती है, खून की बहुत जल्दी कमी लगने लगती है, वीकनेस रहती है, चेहरे और जो नाक की हड्डियों की बनावट होती है इसमें समस्या रहती है, पेशाब में डार्कनेस होती है बहुत ज्यादा। अच्छा। और हिपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली जो मोस्टली बच्चों में मिल जाती है, जिसमें लीवर और स्प्लीन मतलब तिल्ली की साइज बढ़ जाती है। ज्यादातर इन सब चीजों से ही थैलेसीमिया के बारे में पता चलता है कि जो थैलेसीमिया है उसमें जो अगर अर्ली डिटेक्ट हो भी जाता है तो उसमें दवाइयां दी जाती हैं या जो भी उसका प्रोसेस है, लेकिन उसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके अलावा भी कोई और तरीका है जिससे थैलेसीमिया को रोका जा सकता है? इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है कि जैसे आपने थैलेसीमिया के बारे में आपको पता चला, तो उसका देखा जाता है कौन सा थैलेसीमिया है, वो ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि अल्फा है, बीटा है, या बीटा में भी कौन सा है। अगर बीटा का जो मेजर पार्ट है, अच्छा, बीटा थैलेसीमिया है, तो उसमें ट्रांसफ्यूजन ही होता है, ट्रीटमेंट है। उसमें दवाइयाँ जो होती है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली दी जाती है, जो वीकनेस होती है, बाकी चीजें हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको देना ही देना है, लेकिन इसमें आयरन सप्लीमेंट देने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बार बार कंफ्यूजन होता है ना, इसमें क्या होता है कि आयरन ओवरलोड होने की सबसे बड़ी समस्या होती है। जैसे आयरन, हीमोग्लोबिन क्या होता है कि आयरन का ही एक पार्ट होता है जो ऑक्सीजन को आपके लंग से लेकर बॉडी में पहुंचाता है। तो जब वो पहुंचाता है, तो जब वो डिटेक्ट होता है, क्या उसकी जो ग्लोबुलिन का पार्ट होता है वो प्रॉपर बन नहीं पाता है, इसीलिए वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में। दूसरी बात है कि आयरन जो होता है ब्लड में ज्यादा सर्कुलेट करने लगता है, इसीलिए जब हम लोग कोई सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन देते हैं तो सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि इसमें आयरन का जमावड़ा या बोले तो उसमें ओवरलोड होने की समस्या सबसे बड़ी होती है। हम किसी भी डॉक्टर को इन सब चीजों से बचना चाहिए। आयरन का ज्यादा होना, ज्यादा लोड हो जाएगा तो तो दिक्कत हो जाएगी।
तो थैलेसीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है तथा यह जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? ये थैलेसीमिया मोस्टली जो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो एक्चुअली प्रोटीन का होता है, उसकी प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होती, मतलब प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। अच्छा। उसकी वजह से थैलेसीमिया का जनरेशन होता है और ये लगभग लगभग हमारे लीवर पे, स्प्लीन पे, किडनी पे ये सबसे ज्यादा असर करता है। अच्छा, लीवर पे, किडनी पे हाँ, और और ब्रेन। हमारे स्प्लीन पे, तिल्ली पे। अच्छा, तिल्ली पे असर करता है हाँ, तो वो तब मतलब डैमेज होने लगता हाँ, वो है। डैमेज होती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, तो फिर इंसान को भूख लगनी भी कम हो जाती हाँ, होगी। उससे रिलेटेड समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो उनको किस तरह से फिर खाना दिया जाता है जब उनको ये जैसे समस्या हो सबसे जाती पहली बात होती है कि जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है ट्रांसफ्यूजन के अलावा, है? तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि हमारा कोई अंग खराब ना हो, अच्छा, उससे रिलेटेड मेडिसिन पहले ही दे दी जाती है। जिससे उनको मतलब भूख हाँ, लगने लगती है वो लेकिन खा लेकिन हर थैलेसीमिया के पेशेंट में इतनी सीवियरिटी नहीं आती, जैसे अल्फा के मामले में नहीं आती है और बीटा में भी, माइनर और इंटरमीडिएट में भी इतनी नहीं आती, वो सप्लीमेंट से काम चल जाता है। अच्छा, जब वो सीवियर हो जाता है हाँ, तब उसके बाद तब उसकी प्रॉब्लम समस्या बढ़ जाती है, तब उसमें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ती है और कुछ कॉम्प्लिकेशन और आती हैं। लिटरली लाइफ में अनफॉर्चुनेट रिजल्ट होता है कि पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। तो जैसे ये ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये अलग-अलग लोगों से जो लिया जाता है ब्लड, उसके बाद एक जो थैलेसीमिया का पेशेंट है उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये कितना सेफ है? कितनी मतलब देखिए, सेफली जो है ब्लड वो फ्यूजन ट्रांसफ्यूजन है, हालांकि ये बहुत सेफ माना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार होने की वजह से इन्फेक्शन होने का, कोई प्रकार की एलर्जी होने का सबसे बड़ा खतरा होता है। इन सब से हमको थोड़ा सा बचना चाहिए। हाँ, मतलब हर तरह से उसको हाइजीनिक हाँ, वे वो हाइजीनिक थोड़ा माहौल रखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा ट्रांसफ्यूजन के होने की वजह से भी आयरन ओवरलोड हो जाता है, अच्छा, इससे भी थोड़ा सा बचना चाहिए। परेशान जी। होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ आज हर बीमारी का इलाज करने में सक्षम हैं। तो थैलेसीमिया के रोगियों में होम्योपैथी की दवा किस तरह से काम करती है? थैलेसीमिया के मरीजों में होम्योपैथिक अप्रोच जो होती है ये काफी सेफ मानी जाती है। हालांकि इसमें ट्रांसफ्यूजन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसी के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी देने से पेशेंट में इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वीकनेस में भी काफी आराम मिलता है। अच्छा। और यूरिन और बाकी सिम्टम में भी काफी रिलीफ दिया गया है। इससे रिलेटेड देने से कुछ मामले में काफी आराम रहता है। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ-साथ अगर हाँ, होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो जो अदर साइड इफेक्ट्स हैं चीज़ों के या हाँ, अदर जो वो हम लोग प्रॉब्लम्स हैं कवर कर वो लेते कवर हो हैं, जाते हैं। कवर हो लेकिन जाते ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हैं। होता है लेकिन जो सीवियर केस होते हैं उसमें ट्रांसफ्यूजन ही होता है ट्रीटमेंट में, अच्छा, अच्छा। हाँ, क्योंकि तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर बॉडी में कोई भी मेडिसिन इतना इफेक्टिव सही नहीं होती। जी। तो क्या ऐसा संभव है कि जिस मरीज को एलोपैथी दवा दी जा रही है जो जो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, वो एलोपैथी दवा ले रहा है, तो क्या वो एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों दवाइयाँ ले सकता है? जी, बिल्कुल, दोनों दवाएँ ले सकता है, एक साथ कोई दिक्कत नहीं है। होम्योपैथिक दवाएँ अंग्रेजी दवा के साथ-साथ देना बहुत सेफ माना जाता है, लेकिन उनमें थोड़ा गैप करके दिया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब एलोपैथ मेडिसिन दी जाती है, उसके साथ में जो होम्योपैथ मेडिसिन लगाई जाती है और उसके साथ हम लोगों ने देखा है कि मतलब पेशेंट में सुधार हम लोगों ने बहुत तेज़ी से देखा है कि जैसे कई पेशेंट को हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है, अंग्रेजी दवाओं के साथ जो सप्लीमेंट देते हैं, उसके साथ हम लोग जैसे कलकरिया फॉस हो गया, फेरम फॉस हो गया, नेस्टोम्यूर हो गए, कुछ मेडिसिन देने के बाद पेशेंट में जो सुधार की जो गति है वो ज़्यादा तेज़ रहती है। अच्छा, कितना गैप होना चाहिए एलोपैथी दवा और नहीं, होम्योपैथी दवा लेने के बीच में? कम से कम आधा से 1 घंटे के बीच का गैप होना अच्छा, चाहिए। अगर एलोपैथी लिए तो उसके 1 घंटे बाद आधे 1 घंटे होम्योपैथी का ले होता सकते है। हैं। हम किस तरह से, जैसे एक थैलेसीमिया का मरीज है उसको जब पता चलता है कि वो उसके थैलेसीमिया है वो या वो इस तरह की डिजीज से ग्रसित है जहाँ पर उसके बचने की चांसेस शायद हैं भी या नहीं है, तो किस तरह से हम उसको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत कर सकते हैं? किस तरह से उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपना जो है वो अपना मानसिक और भावनात्मक जो एक मजबूती है वो बनाए रखे? देखिए, जब किसी मरीज को ये पता चलता है कि उसको थैलेसीमिया हुआ है, उसको उनके परिवार और उनके फ्रेंड को हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि वो अपने भावनात्मक तौर पे वो मजबूत, मानसिक रूप से वो मजबूत रहें। उसको बार-बार उसको बूस्ट करते रहना चाहिए, ताकि उसको उसके शरीर मतलब उसके मन में कोई नेगेटिविटी ना आए। समय-समय पे उसको काउंसलिंग भी कराते रहना चाहिए, ताकि मरीज जो है किसी भी प्रकार के नकारात्मक चीज़ों के बारे में ना सोचें।
बिल्कुल। तो जैसे एक बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को पता चल गया 2 से या 3 साल में कि हमारे बच्चे को थैलेसीमिया है, तो उसने उसका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। लेकिन क्या इस तरह के बच्चे स्कूल जाते हैं? क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं जब तक वो हैं तब तक? देखिए, बच्चों के मामले में अगर एक तो ये थैलेसीमिया बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, जैसे 2 साल के बच्चों में डिटेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये एज गोइंग स्कूल जाने वाले बच्चे अभी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं अगर सीवियर स्टेज नहीं है तो। अच्छा। ये अपना प्रॉपर ज़िंदगी जीते हैं, उस तरीके की इनकी ज़िंदगी आराम से बीतती है। तो आप कोई ऐसा अनुभव अपना साझा करना चाहेंगे थैलेसीमिया के बारे में, जैसे किसी पेशेंट को आपने डिटेक्ट किया हो या किसी पेशेंट को आप दवा दे रहे हो होम्योपैथी के, उसे फायदा हुआ हो इन चीजों से, तो कोई ऐसा अनुभव आप हमारे जी, साथ जी साझा बिल्कुल। करना चाहेंगे? हमारे पास कुछ मरीज आए जो थैलेसीमिया के अर्ली डिटेक्टेड थे और अल्फा के पेशेंट हैं। जी। उन मामलों में मैंने उसमें कलकेरिया फॉल्स और फ्रीडम फॉल्स देकर मैंने उसमें काफ़ी रिजल्ट अच्छा पाया है। वो अभी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो थैलेसीमिया जैसा कि आपने बताया एक वंशानुगत बीमारी है और पेरेंट्स से जो होता है वो बच्चों में आती है, लेकिन क्या पेरेंट्स किन चीजों का ध्यान रखें जिससे हम उनके आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया ना हो? क्या उपाय है इनसे बचने के? उपाय के बारे में हम लोग कहें तो जो अभी नई-नई अभी शादी जिनकी होने वाली है, उनसे पहले उनके कुछ जेनेटिक टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा। उनके टेस्ट हम लोग अगर पहले कराते हैं और माँ-बाप में या लड़के-लड़की में ये पहले से ही पाया जाता है कि जिसमें थैलेसीमिया के कुछ ट्रेट हैं, तो उनकी आपस में शादी नहीं कराई जाती है अगर दोनों में मिलता है तो। ठीक है? एक पेरेंट में है और दूसरे में नहीं है, तो वो इतना आपको दिक्कत नहीं देगा। दूसरी चीज़ है कि ये चीज़ें हमें जैसे डिटेक्ट भी हो गया आफ्टर मैरिज भी, तो हमको बीच-बीच में ये टेस्ट कराते रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। या बच्चे में जैसे बच्चा मतलब कंसीव हो गया और प्रेगनेंसी के दौरान उसकी इम्यूनिटी फ्लूइड की भी जाँच होती है, जो उसकी करा के पहले ही हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहीं कोई वंशानुगत कोई बीमारी ना हो। ओके। नहीं, हाँ, इस तरह की जाँच ज़रूरी है जिससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो वो थैलेसीमिया से सुरक्षित थैलेसीमिया और जेनेटिक और भी कोई दिक्कतें हैं वो पहले से ही पता डिटेक्ट हो चल जाए जी। और उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो। डॉक्टर साहब, ये जो इंटरव्यू है, संवाद है, ये हेल्प यू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है, तो क्या आप हेल्प यू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? हेल्प यू एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के संवाद काफ़ी सराहनीय है। जी, धन्यवाद। होम्योपैथी और किसी भी एलोपैथी से रिलेटेड ये एक टॉक तो होते रहने चाहिए, जी। ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हम लोग को देख रहे हैं, जी। उनके अंदर अवेयरनेस फैलती रहे। बिल्कुल। इस मामले में ट्रस्ट द्वारा किया गया काम काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सराहनीय है और आप लोग ये कार्य हमेशा करते रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि तरह-तरह के टॉपिक्स पे, तरह-तरह के सब्जेक्ट्स पे हम नए-नए संवाद आप लोगों के लिए लेकर के आएँ। इसी सवाल के साथ हम आज अपना संवाद थैलेसीमिया एंड होम्योपैथी यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोग इससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बता सकेंगे। धन्यवाद।